तो यहाँ पे अपन कवर करने वाले यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। अब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है एंड कैसे अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं, सारी चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। और वन बाय वन आपको देखते रहना है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बढ़िया तरीके से एंजॉय करो, मस्त एक जगह बैठ जाओ, साइड में रख दो मोबाइल जो भी हो, लैपटॉप, ठीक है, और मस्त एंजॉय करो, ठीक है। सो बाकी सारी चीज़ आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, है ना। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन क्या होता है। अब देखो, बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हो, 6 क्लास से अभी तक आपने सुना है, पॉल्यूशन का मतलब होता है अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई सब्सटेंस मिल जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, है ना। चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो तो अपने एयर में सब्सटेंस मिल जाते हैं, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो वाटर के अंदर मिल जाते हैं, चाहे अपना सॉइल पॉल्यूशन हो या फिर अपना थर्मल पॉल्यूशन हो, कोई सा भी पॉल्यूशन हो, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है, एनवायरनमेंट में कुछ जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो मिल जाते हैं जो एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, यही कहलाता है पॉल्यूशन, है ना। एंड सिमिलर यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट विच एडवर्सली इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, है ना। अब इसके बाद ये जो अपने हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं यहाँ पे केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल नेचर हो सकता है इनका, इस तरीके से ये कंटेमिनेट्स हो सकते हैं, है ना। मतलब ये कंटेन करके रख सकते हैं इन सारी चीजों को, राइट। अब ये क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल सा मिट्टी की क्वालिटी को गिरा देते हैं, है ना। जो जमीन होते हैं उसमें पॉल्यूशन फैल जाता है, तो उस तरीके से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है ना। तो ये सारी चीजें होती है पॉल्यूशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पॉल्यूशन को हटाना पड़ेगा, है ना। और इसी पे बेस्ट अपनी यूनिट होने वाली है, राइट। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है ये चीज अपन देखने वाले हैं। सो सबसे पहले जो मेन मेजर आपने सुना होगा कि पॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, बट 3 टाइप का नहीं होता है, 5 टाइप का होता है ना। सबसे पहला होता है एयर पॉल्यूशन, देन वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, ये तो आप सुनते हुए आ रहे हो, है ना। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, राइट। उसके बाद यहाँ पे थर्मल पॉल्यूशन है, राइट। एंड लास्ट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। तो दो और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। अब वन बाय वन अपन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे किस टाइप से होने वाले, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन एक्चुअल में आता कहाँ से है, क्या क्या इसके सोर्सेस है, ये चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको पता है सिंपल से, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहाँ से होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, राइट। जो इंडस्ट्री होती है ना, वहां से बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इस तरीके से वहां पे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, और उसमें बहुत ही सारा वेस्ट निकलता है। तो उससे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पे एनवायरनमेंट में होता है। एंड इसके अलावा व्हीकल इमिशन, लाइक लगातार यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और लगातार यहाँ पे पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स का यूज हो रहा है, राइट। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पे फैल रहा है। इसके बाद देखो थर्ड नंबर पे है एग्रीकल्चर रफ ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये होता है ना। इसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है, राइट। इससे भी वही पॉल्यूशन निकलता है, सिंपल से धुआं वगैरह निकलता है। तो इसकी वजह से ही बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो अनट्रीटेड सेवेज, मतलब यहाँ पे ये वाटर है ना, ये खराब पानी, तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, राइट। इसके अलावा नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शंस, तो अब यहाँ पे देखो इस तरीके से ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शंस वगैरह, वर्किंग जहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है, राइट। सो अब इसकी वजह से भी अपना एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। लास्ट है अपना यहाँ पे पावर प्लांट्स, इसका मतलब क्या होता है कि देखो पावर प्लांट्स लगे होते हैं जहाँ पे अपनी बिजली वगैरह बनती है, जैसे ये हो गया देखो इस तरीके से। तो इनसे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अपना जो एयर पॉल्यूशन होता है वो हो जाता है, राइट, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि अब सिंपल सी बात है, अपनी बिजली बन रही है, तो वो कैसे बन रही है, या तो कोयला चल रहा होगा, फॉसिल फ्यूल वगैरह कुछ तो जल रहा होगा ना, तब तो बिजली अपनी बन रही है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन डेफिनेटली हो रहा है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे सोर्सेस हो जाएंगे पॉल्यूशन के। आगे बात करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, है ना, क्या क्या चीजें यहाँ पे बिगड़ती है, राइट। सो सबसे पहला इफेक्ट्स क्या है, ह्यूमन हेल्थ इशू, मतलब अब पॉल्यूशन खराब होगा
तो ह्यूमन की हेल्थ भी खराब होती जाएगी, धीरे धीरे उसकी लाइफ कम होती जाएगी, है ना। सो पॉल्यूशन, जैसे दिल्ली का आपने पॉल्यूशन देखा कितना ज्यादा बढ़ गया है ना। तो इसी तरीके से ह्यूमन हेल्थ खराब हो रही है। इसके अलावा हार्मफुल टू वाइल्ड लाइफ, राइट। ह्यूमन के अलावा भी यहाँ पे जो एनिमल्स है, जानवर है, उनके लिए भी हार्मफुल होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से इनको भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे इकोसिस्टम डैमेज, यहाँ पे इकोसिस्टम में ये वाई नहीं आएगा, है ना, देख लेना, हटा देना उसको, ठीक है। सो इकोसिस्टम डैमेज होता है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, मौसम परिवर्तन होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे मौसम आ जाते हैं। सो उसकी वजह से भी क्या होता है, अपना जो इन्वायरमेंट है खराब होने लगता है ना। और धीरे धीरे, जैसे मान लो कोई से जानवर है जो कि ठंडे एरिया में रहते हैं, अब अगर वहां गर्मी आ जाएगी, या फिर कोई जानवर है जो गर्मी वाले एरिया में रहते हैं और एकदम से ठंड पड़ने लगे, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए भी ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट है अपना वाटर स्कैरिटी एंड पुअर क्वालिटी, मतलब पानी की क्वालिटी खराब होती जाती है ना। सो यही होता है वाटर पोल्यूशन, तो इस पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। पानी ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी लाइफ के लिए। अब आप लोग बोलोगे ऑक्सीजन जरूरी है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन भी जरूरी है, लेकिन पानी ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कैसे, क्या खाओगे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, राइट। सो ये चीज अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एयर पॉल्यूशन इज टू कंटेमिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब जो अपना एनवायरनमेंट होता है उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं एयर में, राइट। सो उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूशन, सिंपल है। जैसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी गैसेस हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है अपनी एयर पॉल्यूशन के लिए। मेजर रोल इनका ही होता है ना। एंड पर्टिकुलेट मैटर एंड द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, दिस कंटामिनेशन causes ऑन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अ ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग द environment। अब यहाँ पे देखो, उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन लिविंग मतलब जो ह्यूमन लाइफ है, और यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट, तो वो पॉल्यूटेड होता है, राइट। एयर पॉल्यूशन होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है ना, सिंपल सी बात है। और इसी की वजह से क्या होता है, ह्यूमन की लाइफ कम होती जाती है। अब यहाँ पे देखो, सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से आता है, सबसे पहले व्हीकल से बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन आता है, राइट। जैसे कि कार हो गए, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, इनसे बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन आता है ना। इसके अलावा सेकंड है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है, सिंपल से आप दो याद रखना, राइट। अब यहाँ पे देखने वाले हैं अपन क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं एयर पॉल्यूशन के, राइट। सबसे पहले यहाँ पे रेस्पिरेटरी इशू, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना। सांस से संबंधित जितने भी अपने यहाँ पे बीमारियां होने लगती हैं, वो सारे इसके अंदर आती हैं, है ना, रेस्पिरेटरी इशू के अंदर। सो यहाँ पे अस्थमा, ब्रोंकिटिस एंड एम्फेसिमा, सो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सांस लेने में दिक्कत होती है ना। तो उससे रिलेटेड ये इशू होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इशू क्रिएट करता है, राइट। एनवायरमेंट अगर पॉल्यूशन हो जाए अपना, अगर यहाँ पे अपना एयर पॉल्यूशन हो जाए, तो सबसे ज्यादा इशू इनमें होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, जो अपना हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक आना, है ना, स्ट्रोक्स वगैरह, तो ये सारे इशू भी उसी की वजह से होते हैं, पॉल्यूशन की वजह से, राइट। इसके अलावा यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब जितने भी आपके माइंड में कोई भी इशू अगर क्रिएट हो जाए, है ना, दिमाग में अगर कोई भी दर्द करने लगे, हेडेक होने लगे, जैसे यहाँ पे हेडेक लिखा है, तो ये सारे इशू कब किसकी वजह से होते हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से ही होते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखो, रिप्रोडक्टिव हार्म एंड बर्थ डिफेक्ट, राइट। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव हार्म होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं, जैसे यहाँ पे लंग कैंसर वगैरह, है ना। इसके अलावा यहाँ पे रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से, राइट। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो, कैसे अपन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को, राइट। सो सबसे पहली बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, तो इन सब का अगर अपन यूज करेंगे तो काफी हद तक अपना जो एयर पॉल्यूशन है कम हो जाएगा, राइट, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। जो फॉसिल फ्यूल वगैरह हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उनका यूज ना करें, हम सिर्फ किसका यूज करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करें, राइट। सिंपल से इतना समझ में आ गया होगा।
इसके अलावा यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टर इमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सरकार की जो अपनी गवर्नमेंट्स होती है वो क्या करती है, यहाँ पे एक लिमिट सेट कर देती है कि इससे ज़्यादा यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए इंडस्ट्रीज वगैरह से, है ना। सो वो एक लिमिट सेट हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है ना। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो पब्लिक जो यहाँ से वहाँ टहलती रहती है गाड़ियों से, है ना। अगर छोटा सा भी काम है तो खुद की पर्सनल गाड़ी से, तो ये जो प्राइवेट गाड़ी है ना इसको कम से कम रिड्यूस कर दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखो जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं अगर वो फिल्टर्स का यूज करने लगे कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है या फिर गैसेस वगैरह निकल रही हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, है ना, जितने भी पॉल्यूटेंट है तो सारे वो क्या हो जाए, फिल्टर्ड हो जाए। और फिर बाद में उनको, ताकि वो एयर पॉल्यूशन में ना मिल सके, है ना, एयर में डायरेक्टली ना मिल पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, काफी हद तक यहाँ पे भी कंट्रोल हो सकता है एयर पॉल्यूशन को। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखो अफोरेस्टेशन एंड ग्रीन स्पेसेस। मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे वगैरह लगाओ, हरा भरा रखो पूरे एनवायरनमेंट को, राइट। तो इसकी वजह से अपना काफी हद तक एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, एयर पोल्यूशन कम से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि एक्चुअल में वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से पॉल्यूट होता है एंड एवरीथिंग, राइट। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन होता है ना। काफी तरीके से वाटर पॉल्यूटेड होता है, घर का कचरा भी मिल जाता है उसमें, यहाँ वहाँ से इंडस्ट्रीज वगैरह का जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, वो भी वाटर को पॉल्यूटेट करता है, राइट। और वाटर ही सबसे जरूरी होता है ना। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन, वाटर पॉल्यूशन इज द contamination of water bodies such as river, lakes and oceans by harmful substances। मतलब रिवर हो गई, लेक्स हो गए, ओशियंस हो गए, इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखो, इट डिग्रेड्स वाटर क्वालिटी एंड मेक्स इट टॉक्सिक फॉर ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। मतलब वो क्या करता है यहाँ पे, जो वाटर की क्वालिटी है उसको गिरा देता है, और एक तरह से ह्यूमंस के लिए और एनवायरनमेंट के लिए उसको जहर बना देता है। टॉक्सिक मतलब जहर बना देता है ना। सो वो वाटर जहर के समान हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से अपना वाटर पॉल्यूशन होता है एंड सिंपल सी डेफिनेशन है, आप देख रहे हैं, है ना। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर पॉल्यूटेड होता कैसे है एंड क्या क्या उसके सोर्सेस है, ये चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सिंपल से यहाँ पे देखो, सबसे पहला है अनवांटेड सेवेज। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे गंदा पानी होता है जो घरों से भी निकलता है ना, तो गंदा पानी डायरेक्टली मिल जाता है अपने बड़ी बड़ी नदियों में, ओशियंस वगैरह में, है ना। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉल्यूटेट हो जाता है अपना वाटर। इसके अलावा यहाँ पे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, मतलब जो घर से निकलने वाला पानी होता है, कचरा होता है ना। जैसे मान लो अपन नहा रहे हैं या फिर अपन कपड़े धो रहे हैं तो वो पानी घर से बाहर निकल रहा है ना। सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स वगैरह का जो कचरा वगैरह होता है वो डायरेक्टली वाटर में मिल जाता है, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड होता है, राइट। सो ये सोर्स हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस्ड। अब देखो इंडस्ट्रियों में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसके अंदर काफी सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा काफी मेटल्स वगैरह होते हैं। सो उनका जो यहाँ पे जैसे इस तरीके से कलर का ये मेटल्स का वाटर है, राइट। अब जैसे उनमें पानी आने भी लग गया या फिर धुल गए तो एकदम से इस तरीके से वो निकलता है पानी, मतलब जंग टाइप का, है ना। सो यहाँ पे ये पॉल्यूटेट करता है पूरे वाटर को, राइट। सो इस तरीके से भी अपना वाटर पॉल्यूटेट होता है। एक ये सोर्स भी हो जाएगा अपना वाटर पॉल्यूशन का। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे मेन दो सोर्सेस है वाटर पॉल्यूशन के, राइट। सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन एक्वेटिक लाइफ। मतलब यहाँ पे जो वाटर वगैरह की लाइफ होती है, जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं, है ना, ओशियन वगैरह के अंदर जानवर रहते हैं, सो उनकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर पॉल्यूशन की वजह से, राइट। अब अपन वो चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या पड़ता है, हार्मफुल फॉर मरीन्स ऑर्गेनिज्म। मतलब जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर यहाँ पे जो जीव रहते हैं, है ना, जैसे मछली वगैरह हो गई या फिर काफी सारे उसके अंदर जीव रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है, हार्मफुल होता है बहुत ज्यादा, है ना। इस तरीके से देखो, आप लोग क्या करते हो, जैसे आप नहीं, मतलब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कचरा वगैरह फैलाते हैं एंड डायरेक्टली पानी में भी फेंक देते हैं, है ना। सो क्या होता है, इसकी वजह से जानवरों के वो पैर में, नाक, कान में ऐसे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ तक हो जाती है, राइट। सो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हार्मफुल होता है
जो जल के अंदर जो जीव रहते हैं उनके लिए, राइट। इसके अलावा सेकंड देखो, यूट्रोफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो अपना वाटर होता है उसके ऊपर इस तरीके से एक लेयर जमा हो जाती है। ये जो ग्रीन ग्रीन लेयर दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं एल्गल, राइट। तो ये एल मतलब एक तरह से काई बोलते हैं इसको हिंदी में, तो है ना। सो ये जमा हो जाती है पानी के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो जीव रहते हैं ना, जो जानवर रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सो वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से ये किसकी वजह से होता है, सिंपल से पॉल्यूशन की वजह से होता है। मतलब वाटर के अंदर लोग अलग अलग चीजें मिला देते हैं, उसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाती है इस तरीके से, है ना। सो ये सबसे बड़ा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। इसके अलावा थर्ड है हैबिटेट्स डिग्रेडेशन। मतलब इसका सिंपल से मीनिंग होता है, वो जहाँ रह रहे हैं वाटर के अंदर, उनका घर को छीन लेना, है ना। इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली उनके घर को उनसे अलग कर देना। कैसे अलग होगा, सिंपल सी बात है, पॉल्यूटेट करते जाओ, उसके अंदर कचरा फैलाते जाओ, नदियों के अंदर, ओशियंस के अंदर, तो डेफिनेटली उनका घर उनसे छिन जाएगा, है ना। और वो पॉल्यूटेट हो जाएगा, राइट। सो सिंपल सा ये रहता है। इस तरीके से यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह लोग उसके अंदर फेंक देते हैं, है ना, जिससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, है ना, जो कि वाटर पॉल्यूशन से होते हैं एक्वेटिक लाइफ के अंदर, राइट। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को। सबसे पहले अपन ने देखा था कि एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एंड सिमिलर अपन देख रहे हैं कि एक्चुअल वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस है सेवेज ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जो बेस्ट वाटर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे पॉल्यूटेंट मिले होते हैं, है ना। सो जो कि यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट के थ्रू उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। सो इसमें तीन प्रोसेस रहती हैं। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट रहता है। सो प्राइमरी प्रोसेस से निकलता है अपना वाटर, जो भी पॉल्यूटेड वाटर होता है ना। फिर सेकेंडरी प्रोसेस से, देन सिमिलर थर्ड प्रोसेस से निकलता है, जिसको टर्सरी प्रोसेस बोलते हैं। सो लास्ट प्रोसेस में आते आते वो क्लीन हो जाता है, एंड उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से अगर इस मेथड का यूज़ किया जाए, तो वाटर पॉल्यूशन कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है ना। जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको भी यूजफुल वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड देखो, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए क्लीन टेक्नोलॉजी का। क्योंकि जितनी ज़्यादा साफ सफाई होगी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह में सही तरीके से काम होगा, है ना, जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्लीननेस होगी, उतना ही अपना जो वाटर पॉल्यूशन है या फिर कोई सा भी पॉल्यूशन है कम हो जाएगा, राइट। सो सिंपल सी बात है, अगर इंडस्ट्रीज जो कंपनीज वगैरह होती हैं, वो अगर इस चीज़ पर ध्यान दे थोड़ा सा, तो क्या होगा, अपना इन्वायरमेंट क्लीन रह सकता है, वाटर पॉल्यूशन कम से कम होगा, एयर पॉल्यूशन भी कम से कम ही होगा, राइट। सो कुछ इस तरीके से सिंपल सा अपन कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखो, रिड्यूस प्लास्टिक एंड केमिकल यूज। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपन को क्या करना चाहिए, रीयूज, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, है ना। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते, राइट, उनका यूज़ करो। और ऐसे प्रोडक्ट का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि एक बार यूज़ करने के बाद फिर हम फेंक देते हैं, है ना। उसी की वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, राइट। सो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उनका हमें यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट का भी यूज़ करना चाहिए जो कि एक बार यूज़ करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, आराम से ख़त्म हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको पता है सिंपल सी बात कि पॉलीथीन वगैरह जो होती हैं, वो कभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, है ना। चाहे वो हजारों साल तक ज़मीन में दबी रहे, वैसे ही रहेंगे। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, गाय वगैरह होती है, तो वो भी उनको खा लेती हैं, है ना। सो इससे भी उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है, उनकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है, एंड उनकी लाइफ पे डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए भी अपन को इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो कि रीयूजेबल हो, ठीक है। सो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, राइट। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, राइट।
अब सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सा इसका मतलब है कि लैंड पॉल्यूशन, राइट। अब जमीन कैसे पॉल्यूटेड हो जाती है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हो सकता है अपन यहाँ पे कोई सी भी चीजें यहाँ पे डाल दे, जैसे जो सब्सटेंसेस हैं, है ना, जो कि हार्मफुल है अपनी सॉइल के लिए, वो यहाँ पे जमीन पे डाल दे, तो उसकी वजह से यहाँ पॉल्यूटेड हो जाएगी। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे लोग क्या करते हैं अपने खेत में जो फसल वगैरह होती है उनकी, तो उसको ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बने, उसके लिए क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ डालते हैं उसके अंदर, जिससे क्या होता है, फसल तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन धीरे 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 करके वो जो ज़मीन होती है ना, वो खेत होता है, तो वो क्या हो जाता है, अनुपजाऊ हो जाता है। मतलब धीरे धीरे करके वो ऐसा हो जाएगा कि उसमें ज़्यादा फसल नहीं मिल पाएगी। तो तुरंत के लिए लोग दवाई डाल देते हैं, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाता है ना। सो इस तरीके से अपना सिंपल सा होता है सॉइल पॉल्यूशन। अब डेफिनेशन देखो, सॉइल पॉल्यूशन इज द प्रोसेस by which harmful chemicals, toxic substances, and waste materials mix with soil, degrade its natural quality, and make it unfit for agricultural, plants, animals, and human health। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, सबके लिए हार्मफुल होती है ना, जो केमिकल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, राइट। सो सिंपल सी बात है, वो एक जहर की तरह होता है ना। सो इस तरीके से सिंपल सी आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बात करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं सॉइल पॉल्यूशन कॉजेज, मतलब क्या क्या कारण है यहाँ पे जो अपनी सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, उसका रीजन क्या क्या है। सो सबसे पहला रीजन तो यहाँ पे है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग अपने खेतों वगैरह में यहाँ पे खाद वगैरह डाल देते हैं, है ना। इसके अलावा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, दवाइयों का यूज़ करते हैं, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में उर्वरक। उर्वरक मतलब यहाँ पे जो खाद वगैरह होती है ना, केमिकल्स के थ्रू बनती है, उसका यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कि जो केमिकल्स आती हैं, है ना, दवाइयाँ, उनका यूज़ करते हैं। कीटनाशक जिनको हिंदी में बोलते हैं, कीटनाशक मतलब जो कीट मार देती हैं, राइट, दवाइयाँ जो होती हैं। सो उससे तुरंत तो कीट मर जाते हैं, लेकिन जो फसल होती है, जो प्लांट्स होते हैं, उन पे ये हार्मफुल इफेक्ट करता है, एंड साथ ही साथ जो ज़मीन है उस पे भी ये हार्मफुल इफेक्ट करता है, राइट। सो इस तरीके से अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से भी यहाँ पे जो अपनी सॉइल है वो पॉल्यूटेड होती है, राइट, जमीन पॉल्यूटेड हो जाती है। यहाँ पे देखो सिंपल सा सेकंड होने वाला अपना इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट, राइट। सो इंडस्ट्रियों से भी काफ़ी सारा वेस्ट निकलता है। अब कोई सी भी चीज़ अगर इंडस्ट्री में बन रही है, फैक्ट्रियों में कोई सी चीज़ बन रही है, तो सिंपल सी बात है कि कचरा भी निकलेगा, और जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, वो फिर बाद में अपनी ज़मीन को, वायु को, इन सारी चीज़ों को पॉल्यूटेट करता रहता है ना। सो वही सिंपल सी चीज़ यहाँ पे। सो जैसे उसमें केमिकल्स निकलते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हैवी मटेरियल्स, टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक मतलब जहरीले पदार्थ निकलते हैं, है ना, जहरीले जो केमिकल्स होते हैं वो निकलते हैं, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें निकलती है इंडस्ट्रियों से, है ना। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे कि जो अपना अर्बन वेस्ट होता है ना, वो क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, कचरा निकलता है, प्लास्टिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेंक देते हैं लोग, है ना। सो ये सारी चीज़ें जितनी होती है घर से निकलती, जो वो कहलाती है अपनी यहाँ पे अर्बन वेस्ट, राइट। तो ये भी अपना पॉल्यूटेट करता है अपनी सॉइल को, राइट। सो सिंपल से इस तरीके से ये हमारे कारण हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं जो हमारी सॉइल पॉल्यूटेट होती है, राइट। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो इसके बाद अपन बात करने वाले इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूटेशन, मतलब यहाँ पे कि जो अपनी ज़मीन होती है वो पॉल्यूटेट होती है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, है ना। ये चीज़ अपन देखने वाले हैं। सबसे पहला तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा यूज़ जो केमिकल्स का है वो खेतों में होता है ना। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी वहीं पे पड़ता है। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ डिक्रीज होने लगती है, राइट, कुछ इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ डिक्रीज होने लगती है धीरे धीरे। एंड उसके अलावा यहाँ पे प्लांट्स बिकम वीक, क्रॉप क्वालिटी रिड्यूसेस, मतलब जो पौधे होते हैं बहुत सारे, है ना, उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। सिंपल सी बात है, राइट। अब देखो सेकंड है कि जो ह्यूमंस की हेल्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, जो अपना सॉइल पॉल्यूटेट होती है, राइट। सो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहला यहाँ पे कि जो स्किन होती है ह्यूमंस की, वो डिसीजेज होने लगती है, मतलब स्किन में काफ़ी सारी बीमारियां होने लगती है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना। और यहाँ पे कैंसर का रिस्क हो जाता है अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉल्यूटेड होती है तो। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे ज़मीन पॉल्यूटेड
पॉल्यूटेड हो रही है उससे ह्यूमन की हेल्थ का क्या रिलेशन है? तो जो ह्यूमन है वो जो चीज़ खाता है वो कहाँ से उगती है? जमीन से ही आती है ना। जितनी भी सब्जियां खाता है, जितनी भी चीज़ें खाता है, वो जमीन से उग रही है। और अगर उनको उगाने के लिए यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ किया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए, पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाए, तो क्या होगा? जो वो प्लांट्स हैं, जो उससे फल मिलेगा आपको, वो भी कैसा रहेगा? एक तरीके से केमिकल उसमें रहेगा, पॉल्यूटेड रहेगा, है ना। और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को कम कर देगा, राइट। और आजकल क्या है, जितनी भी सब्जियां आती हैं, जितनी भी चीज़ें आप खाते हो, राइट, सो आप सोचते हो वो नेचुरल है, बट ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें केमिकल से के थ्रू ही बनती है ना। उनको उगाया भी केमिकल के थ्रू ही जाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो जाए, जल्दी पक जाए। इसलिए हर जगह केमिकल का यूज़ होता है। कोई सी चीज़ यहाँ पे साफ नहीं है, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से इफेक्ट्स है इसके, राइट, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो अपन किस तरीके से उन पे कंट्रोल ला सकते हैं, है ना, ताकि अपने जो सॉइल है वो पॉल्यूशन ना हो उसमें, राइट। सो पॉल्यूटेड ना हो, उसके लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब जो अपना वेस्ट निकल रहा है उसको क्या करें, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय करें, राइट। सिंपल सा ये है। सो यहाँ पे देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर डंपिंग, मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ट्रीटेड का मतलब क्या होता है, उससे जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको अलग करना चाहिए, है ना, सिंपल सा। एंड यहाँ पे देखो, ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट शुड बी अवॉइडेड, मतलब यहाँ पे जो जैसे, मतलब जो लोग खुले में कचरा फेंक देते हैं उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तभी जाके यहाँ पे कंट्रोल हो पाएगा सॉइल पॉल्यूशन पे, राइट। तो सिंपल सा है कि अगर कंट्रोल चाहिए तो हमें बाहर पॉल्यूटेड नहीं करना है, ऐसे कहीं भी डंप नहीं कर देना है, कचरे को कहीं भी नहीं फेंक देना है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यूज फेवर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, मतलब इनका यूज हमें कम से कम करना चाहिए, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैनर एंड बायो फर्टिलाइजर्स, जो ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं, नेचुरल तरीके से बने हैं, उनको हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए अपनी फसल वगैरह में, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाएगा, पहली बात है फसल अच्छी होगी, राइट, ग्रोथ भी अच्छी होगी, सॉइल पॉल्यूटेड नहीं होगी, आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, थर्ड पॉइंट है अपना सेवेज ट्रीटमेंट्स। इसका मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक सेवेज शुड बी ट्रीटेड इन ट्रीटमेंट्स प्लांट, मतलब यहाँ पे जो आपका घर से निकलने वाला पानी वगैरह है, गंदा पानी है, ठीक है, तो उसको पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, है ना। प्लांट्स मतलब ये पेड़ पौधे नहीं, प्लांट्स मतलब फैक्ट्रीज वगैरह, है ना। वहाँ पे क्या होता है, ट्रीटमेंट मेथड से उनको पहले सही करना चाहिए, साफ करना चाहिए, उसके बाद ज़मीन में अगर डालना है तो डालना चाहिए, है ना। ऐसे डायरेक्टली ज़मीन में नहीं छोड़ना चाहिए पानी को, राइट। यहाँ पे देखो, अनट्रीटेड सीवेज शुड नॉट बी रिलीज इनटू सॉइल, मतलब अनट्रीटेड वाटर को, अपन को जो गंदा पानी है उसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉइल के अंदर नहीं डालना चाहिए, जमीन के अंदर नहीं डालना चाहिए, राइट। इसके बाद देखो, फोर्थ पॉइंट है अपना यहाँ पे रिसाइकलिंग एंड रीयूज, मतलब जो प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास वगैरह है, मटेरियल्स हैं, इनका हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, बार बार रीयूज करना चाहिए, राइट, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है अफोरेस्टेशन, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए, ठीक है, प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, जैसे देखो, अगर प्लांट्स लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे प्लांट्स, राइट, अब ये जमीन में लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, अपने आसपास की मिट्टी को पकड़ के रखता है। और अगर मिट्टी को पकड़ के रखेगा तो जो अपनी सॉइल है वो पानी वगैरह में, बाढ़ वगैरह में यहाँ पे बह नहीं पाएगी, राइट। और इसलिए इसकी बचत हो जाएगी एंड पॉल्यूटेड भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल से प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, जिससे भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन को, राइट। एंड लास्ट है अपना पब्लिक अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए, राइट, कि क्या क्या हमें डिसीजंस लेने हैं, जैसे ये सारे मैंने बताए। तो इस तरीके से भी हमारा क्या हो सकता है, जो सॉइल पॉल्यूटेड हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल सा यही था कि यहाँ से अपन सॉइल को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इफेक्ट्स की बात की अपन ने, यहाँ पे सॉइल कॉजेस की बात की, राइट, एंड यहाँ पे डेफिनेशन की। आई होप आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। यहाँ पे देखो, अपन देखने वाले डेफिनेशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपका एग्जाम आ गया है, कोई डीजे बजा रहा है, किसी की शादी है, तो यही क्या कहलाता है, नॉइज पॉल्यूशन, राइट। नॉइज मतलब अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें अनवांटेड जो ये नॉइज आती है, जो आपको डिस्टर्ब कर दे किसी भी काम को करने से, वो क्या कहलाती है यहाँ पे, नॉइज पॉल्यूशन, राइट।
सिंपल सी डेफिनेशन देखो यहाँ पे, नॉइज पॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन विच एक्सेसिव लाउड एंड अनवांटेड साउंड डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, राइट। सिंपल सी बात है कि जो ह्यूमन की हेल्थ है और एनवायरनमेंट पे क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं ऐसी नॉइज, अनवांटेड जो साउंड होता है वो नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है, राइट। सिंपल से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन के, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे रीजन है ट्रैफिक नॉइज। अब जैसा आपको पता है कि ट्रैफिक में क्या होता है, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, राइट। अब बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे होते हैं तो उसमें कितनी ज़्यादा हॉर्न वगैरह बजती है, गाड़ियों की आवाज़ आती है, साइलेंसर की आवाज़ आती है, तो यही सारी चीज़ क्या कहलाती है, नॉइज पॉल्यूशन। उससे बहुत ही ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, अब जो कंपनियां होती हैं उनमें क्या होता है, मशीनें चल रही होती बड़ी बड़ी, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होती है ना। जनरेटर चल रहे होते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, राइट। सो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। सिंपल है। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर कहीं पे कोई काम हो रहा है, जैसे आपको सिंपल से यहाँ पे दिख रही है ड्रिल मशीन वगैरह है, राइट। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत आवाज़ आती है ना। सो ये सिंपल से यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाउड स्पीकर्स एंड म्यूजिक वगैरह। सो सिंपल सी बात है, अगर कोई डीजे वगैरह बजा रहा है ना, पब्लिक प्लेस पे या फिर बहुत बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे, तो उससे भी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो जो घर के अंदर की चीज़ें होती हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जैसे टीवी हो गया, मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, तो इनसे भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना, घर के अंदर भी। एंड हो सकता है घर के बाहर भी जाए आवाज़ अगर ख़राब हो मशीन तो, राइट। इसके अलावा क्या होता है, फेस्टिवल आता है कोई सा भी, तो फायर क्रैकर्स वगैरह पटाखे फोड़ते हैं लोग, राइट। सो सेलिब्रेशन जो करते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी होता है ना। सो ये सारे यहाँ पे कॉजेस हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, राइट। सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं अपन इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, मतलब अपने हेल्थ पे जो नॉइज पॉल्यूशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल से दो इफेक्ट्स यहाँ पे मेनली है। सबसे पहले यहाँ पे आपके कान खराब हो सकते हैं ना, अगर ज़्यादा ही तेज नॉइज हो, राइट। सो सिंपल सी बात है, उससे क्या हो जाएंगे, कान खराब हो जाएंगे, कान के पर्दे खराब हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड क्या है कि आपका सिर दर्द कर सकता है, हेडेक हो सकती है ना। इसके अलावा स्ट्रेस में आप जा सकते हो, मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, राइट। सो इस तरीके से ये क्या है, हमारे यहाँ पे इफेक्ट्स हैं नॉइज पॉल्यूशन के, राइट। सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अपन नॉइज पॉल्यूशन को। सो यहाँ पे देखो कुछ रीजंस है जिनकी वजह से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ साइलेंसर्स, मतलब जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें हमें क्या करना चाहिए, साइलेंसर्स का यूज करना चाहिए ताकि कम से कम नॉइज आए। अब कई लोग क्या करते हैं कि नॉइज और ज्यादा बढ़ाने के लिए बुलेट खरीद लेते हैं, उसमें और ज्यादा मॉडिफाई करवा लेते साइलेंसर्स को, है ना। तो पटाखे की तरह फूटते हैं फिर, राइट। सो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं। जैसे आपका घर है, राइट। सो उसमें क्या ऐसे मटेरियल्स आते हैं, ऐसी फॉर्म आती हैं जिनको आप अगर वॉल में लगा दो तो वहाँ पे साउंड ना अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर का साउंड अंदर आएगा। तो सिंपल सा उससे साउंड काफ़ी हद तक रोक सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा अगर आप ऐसे एरिया पे रहते हो कि जहाँ पे बहुत ही नॉइजी एरिया हो, तो आप विंडो डोर्स वगैरह लॉक करो, तो उससे भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साउंड कम हो जाएगा, राइट। इसके अलावा हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जो लाउड स्पीकर्स वगैरह हैं या फिर कोई और यूज़ कर रहा है तो उसको भी यही सजेशन देना चाहिए। और एक प्रॉपर टाइम के बाद उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे रात में 9-10 बजे के बाद यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए, है ना। सो इस तरीके से, या फिर इतना बजाओ कि आपको सुनाई दे, आसपास ज़्यादा किसी को ना सुनाई दे, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो, है ना। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, प्लांट्स काफ़ी हद तक नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेते खुद के अंदर, है ना। जिससे क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन कम से कम होगा। जितने ज़्यादा प्लांट्स उतने कम नॉइज़ पॉल्यूशन, राइट। सो इससे काफ़ी हद तक नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो सकता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें ऐसी मशीनों का यूज़ करना चाहिए जहाँ पे नॉइज़ कम से कम हो, है ना। ऐसी मशीनें जो कि ज़्यादा नॉइज़ ना करती हो और एफिशिएंट तरीके से वर्क करें, तो ऐसी मशीनों का यूज़ कर सकते हैं, राइट।
तो सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो ऐसे एरिया पे होनी चाहिए जहाँ पे आसपास घर ना हो ज़्यादा कोई, है ना। अगर मशीनें ऐसी हैं कि जो साउंड करती है ज़्यादा, जैसे नॉइस क्रिएट करती हैं, तो कम से कम फैक्ट्री तो इतनी दूर होनी चाहिए कि आसपास कोई घर वगैरह ना हो, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना आए उससे, है ना। क्योंकि फैक्ट्री में तो काम रोज ही होगा, राइट। सो उससे अगर ऐसा अगल बगल में घर होंगे तो बहुत ही ज़्यादा नॉइस क्रिएट होगी, है ना। इसके अलावा क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए पब्लिक को, है ना। पीपल्स को अवेयर करना चाहिए कि ये नॉइज बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए, है ना। सो इसलिए ना खुद यूज़ करें एंड ना दूसरों को यूज़ करने दें, राइट। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन यहाँ पे नॉइस को कम से कम कर सकते हैं, एंड क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, एंड क्या डेफिनेशन होती है, राइट। अब बात करते हैं आगे। लिए देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, थर्मल मतलब नॉर्मली ये पॉल्यूशन वाटर वगैरह पे होता है ना। सो अगर पानी गर्म हो जाए या फिर गर्म पानी अपन कहीं भी नदी में या फिर तालाब में डाल देते हैं, सो क्या होता है उसके अंदर जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं तो उन पे ये हार्मफुल इफेक्ट होता है ना। एकदम से हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। तो इसलिए इसे बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन, मतलब गर्म पानी वगैरह को कहीं भी मिलाना, है ना। इसे कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, थर्मल पॉल्यूशन इज द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स विच हार्म aquatic लाइफ एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। मतलब क्या होता है कि जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गई, जो अपने इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, वहाँ से एंड किसी और जगह से सिंपल से गर्म पानी वगैरह अगर सिंपल सा अगर नदी वगैरह में डाल दिया जाए, क्या होता है उसके अंदर जो जानवर वगैरह रहते हैं या फिर प्लांट्स वगैरह रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, सो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है ना। और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, राइट। बिकॉज सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जितना अपन इम्पोर्टेंस है उतना ही हर एक एनिमल हर एक प्लांट इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम में, राइट। इकोसिस्टम में सिंपल सी बात है सबके लिए बराबर जगह है ना। चाहे वो छोटा सा कोई एनिमल हो या फिर बड़ा विशाल कोई एनिमल हो, राइट। सो सिंपल सी बात है कि अगर गर्म पानी वगैरह डालते हैं तो वहां पे उनकी डेथ हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सोर्सेज देखते हैं थर्मल पॉल्यूशन के, है ना। कौन कौन से सोर्सेस हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे सोर्स है पावर प्लांट्स, एंड सेकंड है पावर प्लांट्स जो सिंपल ही फैक्ट्रीज वगैरह मैंने बताई थी आपको, है ना। सेकंड है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियों वगैरह से जो पानी निकल जाता है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, मतलब अपन पेड़ वगैरह को काट देते हैं ना। सो ये भी एक यहाँ पे सोर्स रहेगा। इसकी वजह से भी क्या होता है कि जैसे मान लो अगल बगल में यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तालाब वालाब के, है ना। तो अब उनकी जो छांव आती है, जो छाया है, वो नदी पे पड़ रही है। उसकी वजह से जो सनलाइट है वो रुक जाती है ना, पेड़ की वजह से। तो वो पानी थोड़ा कम गर्म हो पाता है, एंड इसलिए वो क्या है थोड़ा सा यहाँ पे पेड़ पौधे भी इसको बचा लेते हैं। बट अगर यहाँ पे अपन पेड़ पौधों को ही काट देंगे सो वो भी ये रास्ता साफ हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा अपना थर्मल पोल्यूशन हो जाएगा वाटर में, राइट। सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहाँ पे अर्बन रन ऑफ, मतलब यहाँ पे जो शहरों से निकलने वाला पानी वगैरह होता है, गर्म पानी वगैरह होता है ना। सो उससे भी यहाँ पे जो थर्मल पोल्यूशन है वो होता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे डैम्स वगैरह से भी यहाँ पे क्या होता है थर्मल पोल्यूशन होता है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि कॉजेस क्या क्या हैं। जैसे इस तरीके से कॉजेस हैं, वो तो सोर्स थे, है ना, ये सोर्स थे। अब इनके ही क्या बन जाएंगे, कारण बन जाएंगे, कैसे होता है ना। सो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे पावर प्लांट्स, राइट। सो सिंपल से यहाँ पे देखो हॉट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो जो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां से क्या होता है हॉट वाटर रिलीज होता है, राइट। सो ये हार्मफुल होता है। अगर नदियों में मिल रहा है, वाटर के साथ मिल रहा है, तो कितना ज्यादा खतरनाक होता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, राइट। ये वाटर सीधा इसके अंदर मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से जो हॉट वाटर होता है वो डायरेक्टली रिवर वगैरह में, लेक्स वगैरह में डाल दिया जाता है ना। उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है थर्मल पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इसके बाद मैंने सिंपल सा आपको बताया था डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो ट्रीज वगैरह होते हैं उनको काट दिया जाता है ना। सो उनको काट देते हैं तो वही मैंने बताया, अगर किसी भी नदी वगैरह के लेक के पास में लगा हुआ है तो उसमें छाया पड़ रही थी, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे शेड, राइट। ये देखो सिंपल सा है शेड, है ना, इसका मतलब शेडो। सो ये पड़ रही थी, बट आप काट दिया तो क्या हो जाएगा, गर्म होने लगेगा वो।
सो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है कि थर्मल पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ने लगता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया शहरों का जो पानी होता है सो सरफेस पे बहता है, इसके अलावा रोड्स वगैरह पे बह के, और जो बिल्डिंग्स का पानी होता है वो सीधा जाके कहाँ मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है। सो ये भी क्या करता है, जो थर्मल पॉल्यूशन होता है उसको यहाँ पे बढ़ावा देता है ना, बढ़ाता है। सो आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे आगे कि कैसे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कैसे, सबसे पहले यहाँ पे है कूलिंग टावर्स। मतलब यहाँ पे हॉट वाटर इज कूल्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू द रिवर। मतलब यहाँ पे जो टावर वगैरह से जो हॉट वाटर निकल रहा है, तो अपन क्या करें, उसको पहले कूल वाटर में कन्वर्ट करें, उसके बाद किसी रिवर वगैरह में यहाँ पे रिलीज करें। डायरेक्टली अगर गर्म पानी निकल रहा तो ऐसे ही ना छोड़ दें, है ना। तो ये सिंपल सा यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कूलिंग पॉइंट्स, मतलब ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर अगर अपन पानी को, गर्म पानी को रख दे तो क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद अपन क्या करें, इनको रिवर वगैरह में मिलाएं, राइट। सो इस तरीके से हो जाएगा अपना। इसके अलावा यहाँ पे रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, मतलब हॉट वाटर को अपन क्या करें, रीयूज कर सकते हैं, है ना। इंडस्ट्रीज वगैरह में बार बार रीयूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वेस्ट भी नहीं होगा वाटर, और अपन को कहीं फेंकना भी नहीं पड़ेगा, यूज भी आ जाएगा बार बार। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट्स, मतलब यहाँ पे ट्रीट हॉट वेस्टेज वाटर बिफोर डिस्चार्ज, है ना। डिस्चार्ज करने से पहले उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे ट्रीट करना चाहिए, राइट। हॉट वाटर को ठंडा करना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर आप डिस्चार्ज करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब फेंकना चाहो तो फेंक सकते हो, है ना, नदियों वगैरह में। और यहाँ पे देखो, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा अफोरेस्टेशन, जैसे मैंने बताया, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड वाटर बॉडीज प्रोवाइड शेड्स, राइट। अब जैसा मैंने बताया था कि अफोरेस्टेशन मतलब, अब अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जो नदी तालाब है उनके किनारे वगैरह, सो क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है थर्मल पोल्यूशन, है ना। सो यहाँ पे देखो, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड वाटर बॉडीज प्रोवाइड शेड, राइट। तो इससे भी क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है ना। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट देखो, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब यूज़ एनर्जी एफिशिएंट एंड हीट कंट्रोल सिस्टम। मतलब ऐसी मशीनें लगाई जाए जो क्या करे, कम से कम यहाँ पे गर्म हो, काफ़ी एफिशिएंट तरीके से वर्क करें, है ना। और अगर वाटर वगैरह का यूज़ हो रहा है तो वो भी गर्म ना हो। तो ऐसी मशीनों का यूज़ करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आना चाहिए, है ना। सो इस तरीके से काफ़ी बढ़िया तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल सा समझो, यहाँ पे बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है। सो ध्यान से देखो यहाँ पे, nuclear radioactive pollution is the contamination of the environment by harmful radioactive substances। radioactive substances होते हैं, राइट, जो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं एंड पॉल्यूटेट कर देते हैं एयर वगैरह को। जिससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, एक तो दो टाइप से इफेक्ट पड़ता है, एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी पड़ता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। एंड इसके बाद, रिलीज्ड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, nuclear weapons, medical uses, and radioactive waste which cause serious damage to living organism and the environment। जो कि serious damage करता है living organism में, and इसके साथ साथ environment भी बहुत ही ज़्यादा damage करता है, राइट। सो बेसिक्स आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, सोर्सेस कौन कौन से हैं जहाँ से न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन यहाँ पे फैलता है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्सेस हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो इसके थ्रू यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग, जब न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती है तो उसके थ्रू भी क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एयर वगैरह है वो पॉल्यूटेड हो जाती है एंड उसमें मिक्स हो जाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, है ना। इसके अलावा यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट, काफ़ी सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, ठीक है। ऐसा वेस्ट होता है वो, बट यहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करता है और उसमें मिल जाता है ना। जिससे क्या होता है, काफ़ी सारी ह्यूमंस की हेल्थ ख़राब हो जाती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ जाता है ना। अब आपको पता है मेडिकल वगैरह में यूज़ होता है, एक्सरे वगैरह होता है तो उसमें भी रेस निकलती हैं, है ना, रेडियो एक्टिव रेस निकलती हैं। सो इससे भी क्या होता है, यहाँ पे पॉल्यूशन होता है।
इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट, मतलब कभी न्यूक्लियर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया तो क्या हो जाते हैं, वो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो एयर के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, एंड बाद में वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरीज वगैरह में है ना, तो इन सब के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ये सब सोर्सेस हैं किसके, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के, राइट। अब इसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे कि किस तरीके से ये इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये किस तरीके से इफेक्ट करता है। सो यहाँ पे दो टाइप से इफेक्ट करता है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म इफेक्ट करता है एंड सेकंड है लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है, राइट। अब शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है, जैसे स्किन बर्न होना, धीरे धीरे स्किन बर्न होने लगती है ना, मतलब जलने लगती, जलन होने लगती, राइट। उसके बाद हेयर फॉल होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पे वोमिटिंग वगैरह होने लगती है, वीकनेस फील होती है ना। इस तरीके से अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे जो पॉल्यूटेड जरूर कुछ, इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया होगा, है ना। तब जाके ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर देखें, सो यहाँ पे कैंसर, ब्लड कैंसर होता है ना, लंग्स कैंसर, तो ये सारे कैंसर भी इसकी वजह से ही होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा ये डिफेक्ट करता है चिल्ड्रंस में डायरेक्टली, है ना। सो ये भी यहाँ पे एक इसका यहाँ पे क्या है, इफेक्ट है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे डैमेज टू ऑर्गन्स, जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, इनको डैमेज करता है डायरेक्टली, है ना। सो ये खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के बाद किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे रिड्यूस लाइफ स्पैन, मतलब यहाँ पे लाइफ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। सो यही है सिंपल से, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म में कैसे इफेक्ट करता है एंड लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है, राइट। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं अपन सेफ्टी मेजरमेंट फॉर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, राइट। कौन कौन से सेफ्टी मेजरमेंट है, राइट। सो सिंपल से यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, है ना, ताकि वो यहाँ पे बाहर ना निकल सके, पॉल्यूटेड ना हो सके, कहीं इन्वायरमेंट में ना मिल सके, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए, राइट, जो प्रोटेक्टिव हो। इसके अलावा यहाँ पे रेगुलर रेडियो एक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, है ना, रेगुलर यहाँ पे चेक होना चाहिए, राइट। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स इन न्यूक्लियर प्लांट्स, मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, है ना, जहाँ पे ये सारा काम होता है न्यूक्लियर से रिलेटेड, वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेफ्टी होनी चाहिए और रूल्स कंडीशन वगैरह होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली, ताकि कोई भी गलती ना हो सके एंड ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म ना कर सके, राइट। अब यहाँ पे इमरजेंसी इवैल्यूएशन प्लान्स होने चाहिए, है ना। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है या फिर एनवायरनमेंट में फैल जाता है तो किस तरीके से पब्लिक को कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है एंड क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, राइट। सो इस तरीके से सिंपल से यहाँ पे सेफ्टी रूल्स हैं, है ना, सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं फॉर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के, राइट। तो सिंपल सा आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सो अब डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या है, मतलब ये सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ऐसा वेस्ट मटेरियल, ऐसा वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट को क्या करे, पॉल्यूटेट करे, है ना, सॉइल को पॉल्यूटेट करे, और क्या हो, वो सॉलिड हो, तो क्या कहलाता है, सॉलिड वेस्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, सॉलिड वेस्ट इज द अनवांटेड एंड discarded solid materials generated from household, industries, hospitals and commercial places। अब इसका मतलब है कि ऐसा सॉलिड मटेरियल्स, ऐसा सॉलिड वेस्ट जो कि कहाँ से जनरेट होता है, हाउस होल्ड से जनरेट होता है, इंडस्ट्रीज से जनरेट होता है, हॉस्पिटल से जनरेट होता है ना। सो इतनी जगह से जनरेट होता है तो इसको क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, राइट। सो यहाँ पे देखो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसके तीन टाइप होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डोमेस्टिक वेस्ट, उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर यहाँ पे है बायोमेडिकल वेस्ट, राइट। डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो घरेलू वेस्ट हो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब होता है
कि जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह से जो वेस्ट निकले उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके अलावा लास्ट है बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब जो मेडिकल वगैरह हॉस्पिटल वगैरह का वेस्ट होता है ना। अब उसमें क्या होता है हॉस्पिटल वगैरह में, जैसे कि सिंपल सा सिरिंज वगैरह हो गए, मेडिसिन के जो पैकेट वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, है ना। सिंपल सा है। और यहाँ पे डोमेस्टिक वेस्ट तो आपको पता ही है घर में क्या क्या कचरा होता है ना। आप खुद कचरा करते हो, आपको पता ही होगा, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल में वेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्री किस चीज़ की है ना। सो उसके हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वेस्ट के बारे में, राइट। अब ये डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा कचरा जो घरेलू कचरा हो, है ना। अब घर से कितना कचरा निकलता है ये तो आपको पता ही है, राइट। सो जितना कचरा घर से बाहर निकलता है वो कहलाता है डोमेस्टिक वेस्ट। सो सिंपल से यहाँ पे देखो, डोमेस्टिक वेस्ट इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम होम्स, जो घर से निकलता है। यहाँ पे देखो कहाँ से आता है, जैसे हाउसेस से आता है, हॉस्टल से आता है, शॉप से आता है। तो अपना जो हाउस घर हो गया है ना, इसके अलावा हॉस्टल से आता है, इसके अलावा शॉप, काफ़ी सारी दुकानें होती हैं, ठीक है। सो वहाँ से भी ये कचरा आता है, तो उसको भी बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, राइट। सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फूड वेस्ट हो गया, है ना। इसके अलावा प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, बोटल्स हो गए, तो ये सब क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट ही है ना। तो ये सारा कचरा कहलाता है डोमेस्टिक वेस्ट, राइट। अब इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, राइट। सो सिंपल सी बात है कि ऐसा कचरा जो कि सॉलिड हो और कहाँ से निकला हो, इंडस्ट्रीज वगैरह से, फैक्ट्रीज से निकल के आया हो, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, राइट। सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, राइट। यहाँ पे देख सकते हो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, जैसे यहाँ पे कहाँ से आता है ना, फैक्ट्री से आता है, पावर प्लांट से आता है, केमिकल इंडस्ट्री से आता है। तो कुल मिला के अपन बोले तो फैक्ट्रीज से आता है ना। एग्जाम्पल जैसे केमिकल्स हो गए, इसके अलावा यहाँ पे मेटल हो गया, है ना, और यहाँ पे स्लज वगैरह हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो वेस्ट होते हैं, एग्जाम्पल है ये, है ना। सो वो कहलाते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे मेडिकल वेस्ट देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपना बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह से निकलता है उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, है ना। सो बायोमेडिकल वेस्ट इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स, राइट। सो ऐसी जगह से निकलता है, हॉस्पिटल से या फिर मेडिकल सेंटर से, उसको बोलते हैं यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट। सिंपल है ना। अब देखो ये कहाँ से आता है, हॉस्पिटल से आता है, क्लिनिक से आता है, और लेबोरेटरीज वगैरह से आता है। तो ऐसी जगह से आता है ना, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, सिरिंज हैं कुछ यहाँ पे, जो दवाई की बोतल्स वगैरह हैं, है ना। तो इस तरीके से जो होता है, तो एग्जाम्पल क्या है अपने, सिरिंज हो गया, नीडल्स हो गए, बैंडेज हो गई, मेडिसिन्स वगैरह हो गई। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हो जाएंगे अपनी बायोमेडिकल वेस्ट के, है ना। सो इस तरीके से आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है वो क्या होता है, एंड ये कितने टाइप्स का होता है। एंड उसके बाद अपन ने देखा डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, और बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। जो डोमेस्टिक वेस्ट है ना, वही यहाँ पे अपना अर्बन वेस्ट है, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बेसिकली देखो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। सो इसमें है 3R प्रिंसिपल। अब ये 3R प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब यहाँ पे तीन ऐसी चीज़ें जो R से स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सो 3R प्रिंसिपल सिंपल सा ये है कि द 3R प्रिंसिपल इज अ मेथड टू रिड्यूस वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, राइट। सो वेस्ट को रिड्यूस करना एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, दैट्स इट, राइट। अब 3R मतलब 3R। तो सबसे पहला आर है यहाँ पे रिड्यूस, दूसरा आर है यहाँ पे रीयूज, और तीसरा आर आपको नीचे दिख रहा है रिसाइकल। तो इस तरीके से देयर आर 3 Rs, है ना, विच आर द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहला है रिड्यूस। इसका यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, रिड्यूस मीन्स यहाँ पे रिड्यूस करना, है ना। सो यहाँ पे यूजिंग लेस रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करना, एंड प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट, और कम से कम यहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस करना, राइट। वेस्ट जितना कम प्रोड्यूस होगा उतना ही कम अपना एनवायरनमेंट, मतलब उतना अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, राइट। सो एग्जांपल देखते यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल ही है, अपन बोल सकते हैं यहाँ पे
एक तरीके से अपन को यहाँ पे बताया गया कि क्या करना है ना। सो यहाँ पे अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, यूज लेस पेपर, सिंपल है ना। एंड इसके अलावा अपन देखें रीयूज, राइट। अब देखो रीयूज का मीनिंग क्या होता है। रीयूज मीनिंग्स यूजिंग थिंग्स अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम, राइट। सो सिंपल है कि आपको रीयूज करना है जो भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रीयूज बोटल्स, बैग्स और कंटेनर्स, राइट। सो इनका भी आप रीयूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे क्या है, रिसाइकल। मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ों का यूज़ करो जो रिसाइकल हो सके, है ना। सो सिंपल से यहाँ पे रिसाइकल मीन्स कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट। जो वेस्ट है उसको अपन एज अ न्यू प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर पाए, राइट। जैसे नीचे एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे, रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं ये है 3R प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि डिसेस्टर मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। डिसेस्टर का मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे आने वाली, कोई मुसीबत आने वाली है ना, या फिर आ रही है, तो किस तरीके से अपन उसको मैनेज करेंगे, ये होता है सिंपल सा डिसास्टर मैनेजमेंट, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डिसास्टर मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग। Disaster management is the strategy of planning and organizing resources to lessen the impact of disaster, right। जो भी disaster आने वाला है तो उसके लिए प्लानिंग करना है ना, और क्या क्या चीज़ें करनी, ये सारी चीज़ें सीखना देखना, वही क्या कहलाता है, disaster management, right। It involves a systematic process of prevention, mitigation, preparedness and response and recovery to lives and the environment। तो इस तरीके से ये रहता है अपना डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली इसमें एक साइकिल होता है। अब देखो इसमें क्या बेसिकली रहता है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसका ये साइकिल रहता है ना। सो इस तरीके से साइकिल रहता है कुछ। सो इसमें क्या करना रहता है अपन को, सिंपल से यहाँ पे पहले से तैयारी रखनी पड़ती है कि इन केस अगर कोई सी भी सिचुएशन आ गई, डिजास्टर आ गया, कोई मुसीबत आ गई, तो किस तरीके से अपन क्या करेंगे, है ना। मतलब एक प्री प्लान होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे है प्रिपेयर्डनेस। मतलब यहाँ पे कि अगर आपको पता चल गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, कोई डिसास्टर आने वाला है, तो आप किस तरीके से प्लान बनाएंगे, किस तरीके से तुरंत क्या करेंगे, ये चीज़ वो है ना। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आने ही वाला है, मतलब आ गया अगर कोई सी भी चीज़, तो आप क्या करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वो चीज़ इसके अंदर आएगी। और लास्ट है रिकवरी। अगर कोई सी चीज़ डिसास्टर आ चुका है, चला गया है, तो फिर रिकवरी कैसे करेंगे, सारी चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल कैसे होंगी। सो ये सिंपल सा अपने यहाँ पे रहती हैं डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो ये चार चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। सिंपल सा आप खुद से लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये डेफिनेशन है सिंपल सी, ठीक है। सो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन एक केस स्टडी देखेंगे। ये है जो आपने, ये आपको पता होगा शायद, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, राइट। सो इसमें क्या था, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। सो पहली बात कि ये बात है कब की, ये है बात दिसंबर 2 और मतलब 2 और 3 दिसंबर 1984 की, राइट। सो रात की बात है ये, नाइट की बात है ना। अब हुआ क्या था, लोकेशन पहले देख लो, लोकेशन कौन सी थी। लोकेशन थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि भोपाल में है, UCIL, राइट। तो ये जगह थी अपनी लोकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड होती है ना, MIC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके यहाँ पे 40 टन लीक होने लगे थे। अब लीक कैसे होने लगे थे, बेसिकली देखो, जो अपना स्टोर करके रखा हुआ थे मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसके अंदर पानी जाने लगा था धीरे धीरे करके। और पानी जैसे जाने लगा तो फिर उसने एकदम से रिएक्शन कर ली वाटर के साथ, और फिर अचानक से ये ब्लास्ट हो गया, और यहाँ पे बहुत ही भयानक यहाँ पे हादसा हो गया था, राइट, भोपाल में, ठीक है। अब देखो इम्पैक्ट में क्या हुआ था, लगभग 1 लाख लोगों पे इसका असर पड़ा था, इसका इम्पैक्ट पड़ा था, है ना। तो सोचो कितनी बड़ी यहाँ पे ये ट्रेजेडी हुई थी, राइट। तो इस तरीके से आपको ये केस स्टडी पढ़ने है ना, हो सकता है आ जाए, राइट। अगर आ जाए तो आप बेसिक सा लिख देना, जो मैंने यहाँ पे बताया कि कब हुआ था, लोकेशन क्या थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भोपाल में थी जो, UCIL। सो वहाँ पे हुआ था। एंड हुआ क्या था कि जो 40 टन
मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है ना, उसके अंदर क्या हुआ था, वाटर जाने लगा था, जिसकी वजह से उसने रिएक्शन कर ली। और हाँ, मैं बता दूं कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड होती है बहुत ही जहरीली गैस होती है ना, बहुत जहरीली, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा अपना है। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अब इसके बाद ये सारी चीज़ें कर देना, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार इसको बनाने में, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है। सो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस की हैं, है ना। और ये अब पीपीटी आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सअप चैनल पे। सो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू।